हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल माय एजुकेशन सपोर्ट। माई सेल्फ अनामिका और हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको चैप्टर 14 क्लास 10th का, जो कि है सोर्स ऑफ एनर्जी। गाइस देखिए, सोर्स ऑफ एनर्जी का हिंदी मतलब होता है एनर्जी, यानी कि ऊर्जा के स्रोत। ठीक है, ऊर्जा के स्रोत क्या क्या है, यानी कि एनर्जी जो है वो कहाँ से आती है, क्या है। ठीक है, क्योंकि डेली लाइफ में आप देखते होंगे कि कई तरह के एनर्जी का आप यूज़ करते होंगे। दुनिया की कोई भी चीज़ बिना एनर्जी के पॉसिबल नहीं है, चाहे वो कुछ भी हो। ठीक है, तो उसके पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि क्या ये एनर्जी एंडलेस है, इस एनर्जी का कभी एंड होगा या नहीं होगा। तो इन्हीं सबको अच्छे से समझने के लिए आपके बुक में एक बहुत प्यारा सा चैप्टर दे दिया है जिसका नाम है सोर्स ऑफ एनर्जी, ताकि आप एनर्जी के बारे में समझें और जानें। तो गाइस, सबसे पहले मैं एनर्जी के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि एनर्जी जो है ना, वो एक ऐसी चीज़ होती है जो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती है। ठीक है, ना तो हम उसे बना सकते हैं, ना हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वो बहुत पहले से एनर्जी पड़ी हुई है, बस उसको ही हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करते रहते हैं और फिर इसको यूज़ करते रहते हैं। तो चलिए गाइस, हम स्टार्ट करते हैं इस इंटरेस्टिंग से चैप्टर को और फिर देखते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। इन क्लास 11 we learned that the total energy during a physical or chemical process is conserved। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि जो टोटल एनर्जी होती है वो फिजिकल और केमिकल प्रोसेस में कंजर्व हो जाती है, यानी कि टोटल एनर्जी जो भी होती है उनका जब हम फिजिकल और केमिकल कोई भी प्रोसेस करते हैं तो उसमें वो कंजर्व हो जाती है। गाइस, कंजर्वेशन का यही मतलब है कि वो अपने फॉर्म को चेंज कर देती है, ना कि वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। ओके, वाई, ऐसा क्यों होता है? Then do we hear so much about the energy crisis? If energy can neither be created nor be destroyed, we should have no worries। ठीक है, हमें पता है कि एनर्जी जो है ना तो क्रिएट होती है ना तो डिस्ट्रॉय होती है, तो हमें वरीज होने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। लेकिन फिर भी हमें उसके बारे में जानना तो ज़रूरी है ना कि किस तरह से हम उसे ख़त्म नहीं करेंगे, है ना। These riddles can be solved if we recall what else we learn about energy। है ना, ये जो पहेली है ना एक तरह की कि हम एनर्जी को एंडलेस एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, है ना, तो वो कैसे पॉसिबल है उसके बारे में जानना है हमें। ठीक है, एनर्जी कम्स इन डिफरेंट फॉर्म्स एंड वन फॉर्म कैन बी कन्वर्टेड टू अनदर। देखिए, एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ दे रखा है कि एनर्जी कम्स इन डिफरेंट फॉर्म, एनर्जी बहुत सारे फॉर्म में आती है। वन फॉर्म कैन बी कन्वर्टेड टू अनदर, और एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं। चलिए अब उसको एग्जांपल से देख लेते हैं कि कैसे ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। ओके, इफ वी ड्रॉप अ प्लेट फ्रॉम अ हाइट। ओके, अगर हम एक प्लेट को, मान लीजिए आप छत पे जाइए और प्लेट उठाइए और ऊपर से प्लेट जो है नीचे जमीन पे फेंक दीजिए, है ना, तो आप देखेंगे क्या कि एनर्जी कैसे वहाँ पे कंजर्वेशन कैसे एनर्जी का हो रहा है। जब आपके हाथ में प्लेट थी तो प्लेट क्या थी, कैनेटिक फॉर्म में था, कैनेटिक एनर्जी वहाँ पे थी। लेकिन जब आपने उसे छोड़ दिया तो वो क्या हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। अब पोटेंशियल एनर्जी जो है कंजर्व हो रही है साउंड एनर्जी में। वो कैसे? प्लेट जब जैसे ही गिरी फ्लोर पे तो वहां से एक साउंड एनर्जी सुनाई दिया, है ना, एक धड़ाम से गिरने की आवाज सुनाई दी। तो हमें क्या पता चला कि वहां पे भी तो एनर्जी कुछ ना कुछ थी, तभी तो वहां से आवाज निकल रही है। तो गाइस, वो एनर्जी जो है वो है आपकी साउंड एनर्जी। तो आप क्या बोलेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी जो थी वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। वैसे ही गाइस, एक और एग्जाम्पल है, इफ वी लाइट अ कैंडल। ठीक है, अगर आप कैंडल को जलाते, द प्रोसेस इज हाईली एक्सोथर्मिक so that the chemical energy in the wax is converted to heat energy and light energy on burning। ठीक है, आपने कैंडल को जलाया, ठीक, प्रोसेस हाईली एक्सोथर्मिक कैसे है? एक्सोथर्मिक इसलिए है कि आपने जब जलाया तो आप देखेंगे कि अपना हाथ ले जाइए और कैंडल के पास रखिए, आपको पता चलेगा कि हीट निकल रही है ना। तो हीट का बाहर होना एक्सोथर्मिक प्रोसेस दिखा रहा है। सो दैट द केमिकल एनर्जी इन द वैक्स इज कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी, जिसकी वजह से केमिकल एनर्जी जो वैक्स की है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तभी तो आपको हीट का पता चल रहा है ना।
और साथ में क्या हो रहा है, लाइट एनर्जी भी दे रही है। और कैंडल आप जलाएं तो लाइट दिखाई ही दे हमें, है ना, वो उजाला कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ, लाइट एनर्जी भी आपको मिल रही है। What other products are obtained when we burn a candle? और कौन कौन से प्रोडक्ट ऑप्टेन हो सकते हैं अगर हम कैंडल को बर्न करते हैं? तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमको जरूर से बताएंगे, ओके। और अगर आंसर नहीं आया तो मैं खुद रिप्लाई करूंगी कि इसका आंसर क्या होगा, ओके। The total energy during a physical or chemical process remains the same, but suppose we consider the burning candle again. Can we somehow put together the heat and light generated along with the product of the reaction to get back the chemical energy in the form of wax? मैं कैंडल को तो जला दिया, ठीक है, लाइट एनर्जी निकल गया आपका, और साथ में क्या हुआ, हीट एनर्जी भी निकल गया। लेकिन क्या अगर आप हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी को कलेक्ट करके आप फिर से कैंडल बना सकते हैं? नहीं बना सकते, और ना ही आप उसके अंदर केमिकल एनर्जी फिर से करवा सकते हैं। तो गाइस देखिए, क्योंकि एनर्जी जो है वो अपना फॉर्म चेंज कर दी है, ठीक है, एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हुई है, ना तो आपने उसको क्रिएट किया था और ना ही वो डिस्ट्रॉय हुई है, ठीक है। बट वो क्या की है कि अपना जो फॉर्म है वो चेंज कर चुकी है, वो किसी और फॉर्म में हमारे सराउंडिंग में, हमारे इन्वायरमेंट में स्कैटर हो चुकी है, ओके। तो आप वापस उसको नहीं पा सकते, आप पाओगे एनर्जी को लेकिन किसी और फॉर्म में। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। Let us consider another example. Suppose we take 100 ml of water which has a temperature of 348 Kelvin यानी कि 75 डिग्री सेल्सियस and leave it in a room where the temperature is 298 Kelvin यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, जब आप ग्लास को 75 डिग्री वाले सेल्सियस रूम में रखे थे तो वहां पे पानी आपका ज्यादा हॉट था इन कंपेरिजन टू द 25 डिग्री सेल्सियस वाले रूम में, है ना। उन दोनों में यही डिफरेंस होगा। और क्या होगा कि आपको पता है कि जैसे पानी से भरा बॉटल फ्रिज में रखे हो, वहां से निकाल कर बाहर रखते हो, तो आप देखते होगे कि वो पानी ना धीरे धीरे गर्म होना शुरू होता है ना, यानी कि वाटर ड्रॉपलेट्स बॉटल के ऊपर दिखने लगती है, पानी आपका धीरे धीरे गर्म होने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फ्रिज का टेम्परेचर जो होता है वो रूम के टेम्परेचर से कम होता है ना, तो वो गर्म होने लगता है। लेकिन फिर से उसी बॉटल को उठा के आप फ्रिज में रखेंगे तो फिर से कूल डाउन होने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बाहर का टेम्परेचर हमारा ज्यादा होता है इन कंपेरिजन टू द फ्रिज। तो यही सिचुएशन कुछ ऐसी यहाँ पे भी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहेगा कि व्हाट विल हैपन, है ना, क्या होगा, कलेक्टिंग ऑल द हीट लॉस टू द एनवायरमेंट एंड मेकिंग द वाटर हॉट वंस इट हैज कूल डाउन, है ना। जी हाँ, वो कूल डाउन हो जाएगा, ठीक, अगर आप 25 डिग्री सेल्सियस वाले रूम में रखेंगे। और वापस अगर 75 डिग्री सेल्सियस में रूम में ले जाके फिर से रख देते तो फिर से क्या होगा, हॉट होना शुरू हो जाएगा। इन एनी एग्जाम्पल दैट वी कंसिडर वी विल सी दैट द एनर्जी इन यूजेबल फॉर्म इज डिसिपेटेड टू द सराउंडिंग इज लेस यूजेबल फॉर्म, ठीक है। पैराग्राफ ने इसलिए बोल रखा है कि जो एनर्जी आपने यूज किया है ना, जो एनर्जी आपके यूजेबल फॉर्म की थी, आपने जिसे यूज किया, वो जो होगा जब डिसिपेट हो जाएगा सराउंडिंग में तो वो लेस यूजेबल हो जाएगा। ये लेस यूजेबल क्यों हो जाएगा? देखिए, आप जब यूज किए तो वो अपने फुल ऑफ एनर्जी में था, ठीक है, वो टोटल एनर्जी था, तो आपने उसे कुछ यूज किया, आपकी एनर्जी जो होगी लॉस कुछ ना कुछ तो होगी, पूरी तरह से तो कंजर्व होगी नहीं। तो जो एनर्जी डिसिपेट हुई सराउंडिंग में ना, वो लेस यूजेबल फॉर्म होगी इन कंपैरिजन टू जब आपने पहले उसे यूज किया था, ओके। Hence, any source of energy we use to do work is consumed and cannot be used again. इसलिए जो भी एनर्जी हम यूज करते हैं या फिर उससे जो वर्क करते हैं वो क्या करता है कि कंज्यूम होता है एंड कैन नॉट बी यूज्ड अगेन, हम उसे दोबारा यूज नहीं कर सकते। देखिए, यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसे दोबारा यूज नहीं कर सकते इन द सेंस कि किसी फॉर्म में यूज नहीं कर सकते, है ना, हम उसे यूज कर सकते हैं बट किसी और फॉर्म में, है ना, उसी फॉर्म में, उसी पर्टिकुलर फॉर्म में हम उसे यूज नहीं कर सकते, ओके। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक रहा बस एक इंट्रो हमारे एनर्जी के बारे में। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत प्यारा सा टॉपिक, जो कि व्हाट इज अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना। एनर्जी का गुड सोर्स क्या है, तभी तो हम उसके बारे में समझकर उसका एक अच्छा यूज कर पाएंगे जो हमारे लिए एफिशिएंट हो। व्हाट कैन देन बी कंसिडर्ड अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना, हम किसे गुड सोर्स ऑफ एनर्जी कंसीडर करेंगे, ठीक है। वी इन आवर डेली लाइफ
यूज एनर्जी फ्रॉम वेरियस सोर्सेज फॉर डूइंग वर्क। आप देखते होंगे कि आपको डीजल का यूज करना होगा ट्रेन को रन करने के लिए, व्हीकल को रन करवाने के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी देखते होंगे, यूज करते होंगे, स्ट्रीट लाइट में लैम्प जो यूज होता है वहाँ पे, आपके घरों में यूज होता है, कुकिंग में, बहुत सारी चीजों में आप इसका यूज करते हैं। और भी यूज एनर्जी इन आवर मसल्स टू साइकिल टू स्कूल। बिना एनर्जी कंज्यूम किए हुए आपके बॉडी को आपका कोई भी वर्क पॉसिबल नहीं है, इसलिए आपकी बॉडी की एनर्जी सबसे ज्यादा जरूरी है। तो चलिए हम देखते हैं कि इस एनर्जी का सोर्स क्या है। तो गाइस, इस सोर्स को अच्छे से समझाने के लिए एक एक्टिविटी दे रखी है। यहाँ पे बताया हुआ है कि हमें किसी 4 एनर्जी का लिस्ट बनाना, दैट वी यूज फ्रॉम मॉर्निंग व्हेन यू वेक अप टिल यू रीच द स्कूल, फ्रॉम वेयर डू वी गेट दिस डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, जहां से एनर्जी पाते हैं, जो एनर्जी आप यूज करते हैं, और कैन वी कॉल दीज सोर्सेज ऑफ एनर्जी, व्हाई और व्हाई नॉट। क्या इस एनर्जी सोर्स के बारे में हम बता सकते हैं, और नहीं बता सकते हैं तो क्यों, और बता भी सकते हैं तो क्यों। ओके, तो चलिए देखते हैं। द मस्कुलर एनर्जी फॉर कैरिंग आउट फिजिकल वर्क। मस्कुलर एनर्जी कहाँ से आती है, फिजिकल वर्क करने से, है ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ से आती है, फॉर रनिंग वेरियस अप्लायंसेस। ठीक है, बहुत सारे अप्लायंसेस रन करवाने से आती है, अभी मैं उसके बारे में और अच्छे से डिटेल में बताऊंगी। केमिकल एनर्जी फॉर कुकिंग फूड। केमिकल एनर्जी कहाँ से आती है, फूड को कुक करने। और क्या दे रखा है कि रनिंग अ व्हीकल ऑल कम फ्रॉम सम सोर्स। ठीक है, या फिर रनिंग व्हीकल में जो होता है वो भी तो एक केमिकल एनर्जी ही तो होता है। तो गाइस, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किस सोर्स को हम सेलेक्ट करें जिससे हमारी जो एनर्जी है वो यूजेबल फॉर्म में ऑब्टेन हो। गाइस देखिए, यहाँ पे एक और प्यारी सी एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी 14.2। इसमें बताया, कंसिडर द वेरियस ऑप्शन वी हैव व्हेन वी चूज अ फ्यूल for cooking our food. What are the criteria you would consider when trying to categorize something as a good fuel? है ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि कौन सा फ्यूल हमारे लिए अच्छा है। Would your choice be different if you lived? ठीक है, अगर आप अलग अलग जगह पे रहते हो तो आपकी क्या चॉइस डिफरेंट होगी। जैसे मान लीजिए कि आप फॉरेस्ट में हो, है ना, या फिर माउंटेन में हो, है ना, या फिर आइसलैंड में हो, या फिर न्यू दिल्ली में हो, या फिर आप क्या हो कि 5 सेंचुरीज पहले रह रहे हो। ठीक है, ये बस आपको क्या करना है, एक इमेजिन करना है और फिर अपने आप से क्वेश्चन पूछना है कौन सा फ्यूल जो है आप चूज करोगे। आफ्टर गोइंग थ्रू द 2 एक्टिविटीज एबव, जो कि मैंने अभी बताया, वी कैन सी दैट द पर्टिकुलर सोर्स ऑफ एनर्जी और फ्यूल वी सेलेक्ट for performing some work depends on many different factors. Okay, for example, while selecting a fuel we would ask ourselves the following question, है ना। किसी भी फ्यूल को सेलेक्ट करने से पहले आपको अपने आप से कुछ क्वेश्चन पूछना जरूरी है, और अगर उन क्वेश्चन का आंसर आप सुटेबली पा रहे हो तो तभी आप उन फ्यूल को चूज करो। ओके, हाउ मच हीट डज इट रिलीज ऑन बर्निंग। कितना एनर्जी रिलीज होगा उनको बर्न करने के लिए। ओके, डज इट प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ स्मोक। क्या वो बहुत ज्यादा धुएं तो नहीं दे। ऐसा तो नहीं कि आप किसी फ्यूल को चूज कर लिए और उसके बाद जलाने के बाद बहुत सारा स्मोक देने लगे, है ना, जो कि बहुत डेंजरस होता है, पता है ना, बहुत सारे पॉल्यूशन क्रिएट करता है वो। इज इट इजिली अवेलेबल, है ना, क्या वो इजिली अवेलेबल हो सकता है, ये भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। कैन यू थिंक ऑफ 3 मोर रिलेवेंट क्वेश्चन टू आस्क अबाउट फ्यूल गिवन द रेंज ऑफ फ्यूल वी हैव टुडे। व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच वुड लिमिट आवर चॉइसेस व्हेन इट कम्स टू अ पर्टिकुलर टास्क लाइक कुकिंग और फूड। मतलब कि कौन कौन से वो फैक्टर हैं जो कि एक लिमिट देते हैं। वुड द फ्यूल सेलेक्टेड आल्सो डिपेंड ऑन द वर्क टू बी डन। फॉर एग्जाम्पल, would be choose one fuel for cooking and another for heating the room in winter। ठीक है, क्या जो फ्यूल है वो हमारे वर्क डन पे डिपेंड करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको खाना पकाना हो या फिर विंटर में आपको रूम हीट करना हो, ओके, तो उस वर्क डन पे भी हमारा फ्यूल डिपेंड करता है। विच वुड बी we could then say that the good source of energy would be one। तभी हम कह सकते हैं कि कौन सा गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है। हालांकि ये पॉइंट आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखकर और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे ज़रूर से नोट कर लीजिएगा कि गुड सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए क्या होना ज़रूरी है। जिसमें सबसे पहला पॉइंट है
विच वुड डू अ लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट वॉल्यूम और मास। ठीक है, यानी कि उस फ्यूल का जितना वॉल्यूम हो या जितना मास हो उसके पर यूनिट पर उसका वर्क जो हो वो ज़्यादा हो। बी इजली असेसिबल, वो आराम से हमें मिल सकता हो। ठीक है, बी इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, उन्हें आसानी से हम स्टोर कर सकते हो या फिर ट्रांसपोर्ट मतलब कि उन्हें अगर हमें एक जगह से दूसरे जगह ले जाना हो तो वो भी काफ़ी ईजी हो। परहैप्स मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बी इकोनॉमिकल, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो चीज़ें हमारे लिए इकोनॉमिकल होना चाहिए, है ना, यानी कि बहुत महंगा नहीं होना चाहिए, इतना इकोनॉमिकल होना चाहिए कि हम उसे आराम से खरीद सकें। तो गाइस ये रहा गुड सोर्स ऑफ एनर्जी के 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि बता दिया है कि क्या क्या बहुत ज़रूरी है गुड सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए। तो गाइस चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कन्वेनियंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी। गाइस देखिए, कन्वेनियंशियल का मतलब ये होता है जो पारंपरिक हो, है ना, जो बहुत पहले से यूज होती आ रही हो, यानी कि हम कह सकते हैं ट्रेडिशनल हो। तो कन्वेनियंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी में पहला जो है वो है फॉसिल फ्यूल। देखिए फॉसिल फ्यूल्स जिसका मतलब होता है जीवाश्म, है ना, फॉसिल फ्यूल्स यानी कि जैसे कि आपके पेड़ पौधे बहुत पहले से जमीन के अंदर, ठीक है, वो दबते रहते हैं, या फिर बहुत सारे जानवर होते हैं जो दब जाते हैं ज़मीन के अंदर, और फिर बहुत सालों के बाद जो होता है कि उनकी जो कुछ सुराख मिलते हैं उन्हें हम बोलते हैं जीवाश्म। जैसे कि आपका कोल हुआ, है ना, कोल क्या है, कार्बन का एक बहुत बड़ा सोर्स है जो कि फॉसिल फ्यूल्स के फॉर्म में पाया जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि इन एंशिएंट टाइम, ठीक है, प्राचीन काल में वुड वाज द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ हीट एनर्जी। वुड जो थे वो कॉमन सोर्स ऑफ हीट एनर्जी के थे। ठीक है, हीट एनर्जी के सबसे ज़्यादा जो यूज़ करने वाली चीज़ थे वो थे वुड। ठीक है, द एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर एंड विंड वाज आल्सो यूज फॉर लिमिटेड एक्टिविटीज। वाटर के फ्लो होने से जो एनर्जी मिलती थी और विंड के फ्लो होने से जो एनर्जी मिलती थी वो भी यूज़ होती थी, बट लिमिटेड एक्टिविटीज में यूज़ होती थी, है ना। कैन यू थिंक ऑफ सम ऑफ दिस यूजेस, क्या आप इन यूजेस के बारे में सोच सकते हो कि वो कहाँ पे यूज हो रही होंगी। द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अ कोल एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी मेड द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन पॉसिबल। एक्सप्लॉयटेशन मतलब इन द सेंस ये होता है कि एक बदलाव हो जाता है, ठीक है, एक इन्हेंसमेंट या फिर कह सकते हैं एक इम्प्रूवमेंट हो जाता है, जो कि यहाँ पे हुआ है कोल का। इस कोल जो है वो एनर्जी का जो बहुत बड़ा सोर्स है उसका एक्सप्लॉयटेशन हुआ, यानी कि उसमें एक बदलाव हुआ, बहुत बड़ी चेंजिंग हुई, जो कि एक इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन लाया। ठीक है, इंडस्ट्री में एक क्रांति का रूप लाया। ओके, इंक्रीजिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज लेड टू अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन जो बढ़ा है ना, इंडस्ट्री जो इसकी बनी ना, वो एक बहुत बड़ी चेंजिंग लाई हमारे वर्ल्ड में, जो कि एक बेटर क्वालिटी लाइफ को प्रोवाइड। इट हैज आल्सो कॉज्ड द ग्लोबल डिमांड फॉर एनर्जी टू ग्रो एट अ ट्रेमेंडियस रेट। की वजह से जो डिमांड थी ना वो पूरे ग्लोबल इन द सेंस क्या कि पूरे वर्ल्ड में बढ़ गई। द ग्रोइंग डिमांड फॉर एनर्जी वॉज लार्जली मेड बाय द फॉसिल फ्यूल्स कोल एंड पेट्रोल। और जैसे जैसे डिमांड बढ़ती गई वैसे वैसे फॉसिल फ्यूल्स जो कि कोल और पेट्रोलियम थे उनका जो यूज था ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ता चला गया। आवर टेक्नोलॉजीज वर आल्सो डेवलप्ड फॉर यूजिंग दिस एनर्जी सोर्स। हमारी टेक्नोलॉजी भी काफ़ी बढ़ गई है ना, जाहिर है कि डिमांड बढ़ेगा तो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी भी क्या हुई, बढ़ती चली गई। बट दीज फ्यूल्स वर फॉर्म ओवर मिलियंस ऑफ ईयर एगो एंड देयर आर ओनली लिमिटेड रिजर्व। ये जो फॉसिल फ्यूल्स है ना वो मिलियंस ऑफ ईयर एगो तो फॉर्म हुए थे और ये लिमिटेड है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इन्हें बहुत ही सोच समझ के यूज करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या है कि द फॉसिल फ्यूल आर नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, जो कि अभी मैंने बताया कि ये जो फॉसिल फ्यूल्स है ना वो नॉन रिन्यूएबल है, यानी कि हम उन्हें क्या है वापस फिर से नहीं पाल सकते हैं ना, हमें मिलियंस ऑफ ईयर, ठीक है, वेट करना पड़ेगा तब जाके हमें मिलेगा। सो वी नीड टू कंजर्व देम, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, उन्हें कंजर्व करना पड़ेगा। कंजर्व यानी कि क्या मतलब है कि हमें उनका फॉर्म ही चेंज कर देना पड़ेगा, जिसको क्या करना है कि हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म फिर उसके बाद किसी और फॉर्म में यूज करते रहें। इफ वी वर टू कंटिन्यू कंज्यूमिंग दिस सोर्स एट सच अलार्मिंग रेट्स we would soon run out of energy. In order to avoid this, alternate source of energy were explored. Okay, but we continue to be largely dependent on fossil fuels for most of our energy requirement. ठीक है, हमारी ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है फॉसिल फ्यूल्स पर ही डिपेंड है। ओके, but we continue to be largely depend on
फॉसिल फ्यूल्स फॉर मोस्ट ऑफ आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट। गाइस देखिए, ज़्यादातर हमने बताया है कि फॉसिल फ्यूल्स पर ही हम डिपेंड होते हैं। देखिए यहाँ पे जो एक ग्राफ दे रखा है ना, उसके अकॉर्डिंग आप समझ रहे होंगे कि फॉसिल फ्यूल्स का कितना ज़्यादा डिमांड है और कितनी ज़्यादा इसकी रिक्वायरमेंट है। ओके, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा उसके प्राइमरी जो सोर्स है फॉसिल फ्यूल्स का, वो होता है कोल। ठीक है, तो कोल की डिमांड देख लीजिए आप कितनी ज़्यादा है। और इसके बाद पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, जो कि ग्रीन कलर से यहाँ पे डिनोट किया हुआ है, उसकी डिमांड है। और इसके बाद फिर है हाइड्रो। ठीक है, हाइड्रो यानी कि वाटर से जो एनर्जी निकल रही है, उसकी डिमांड बता रखी है यहाँ पे। और फिर है न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, जो फिजन और फिजन से जो एनर्जी निकलती है, वो निकलती है न्यूक्लियर एनर्जी। तो उसका यूज़ जो बाकी के कंपेरिजन में थोड़ा कम है। और सबसे कम जो यूज़ हो पाया था, वो हो पाया था विंड एनर्जी का। ठीक है, तो ये जो हल्का येलो कलर का है ना, वो है आपकी विंड एनर्जी। तो उसका ये डिमांड और उसकी रिक्वायरमेंट के बेस पर ये सारे चार्ट जो है, पाई चार्ट जिनको बोलते हैं, वो बनाए गए हैं। ठीक है, ये परसेंटेज में नहीं है, पाई चार्ट में है, बट उसके हिसाब से आप समझ सकते हैं कि इससे ज़्यादा जो रिक्वायरमेंट थी, वो थी कोल। बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स हैज अदर डिसएडवांटेज टू। ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स का जलाना एक अलग से डिसएडवांटेज भी है। ठीक है, ऐसा क्यों है? देखिए, जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं वो पूरी तरह से कार्बन के ही सोर्स होते हैं। ठीक है, तो जब हम उन्हें जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एक बहुत ही हार्मफुल गैस है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, ठीक है, तो वो एक डिसएडवांटेज क्रिएट कर रहा है। वी लर्न इन क्लास 9 अबाउट द एयर पोल्यूशन कॉज्ड बाय द बर्निंग ऑफ कोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट। ठीक है, द ऑक्साइड ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन एंड सल्फर दैट आर रिलीज्ड ऑन बर्निंग फॉसिल फ्यूल आर एसिडिक ऑक्साइड। ठीक है, देखिए कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, नाइट्रोजन जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड बनाता है, और सल्फर जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। और ये चारों जो गैसेस है ना, वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि ये एक तो ऑक्साइड बनाते हैं और ऊपर से ये क्या करते हैं कि हाइड्रोजन से रिएक्ट करके ये एसिड रेन का भी फॉर्मेशन करते हैं, जो कि पूरी तरह से एडियाबेटिक प्रोसेस और ह्यूमन बीइंग सबको डिस्ट्रॉय कर देती है। ओके, तो चलिए देखते हैं इसमें आगे क्या है कि दिस लीड टू एसिड रेन विच अफेक्ट आवर वाटर एंड सॉयल रिसोर्सेज। ठीक है, ये क्या कर देते हैं, पूरी तरह से वाटर और सॉयल रिसोर्सेज को पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। इन एडिशन टू द प्रॉब्लम ऑफ एयर पोल्यूशन, रिकॉल द ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑफ गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि अगर आप ग्रीन हाउस इफेक्ट को देखें तो वहां से भी कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एक एयर पोल्यूटेड गैस है, एयर पोल्यूशन फैलाने वाली गैस है, वहां से भी ये क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। The pollution caused by burning fossil fuels can be somewhat reduced by increasing the efficiency of the combustion process and using various techniques to reduce the escape of the harmful gases and acids into the surroundings। ठीक है, ये जो पोल्यूशन हो रहे हैं उनको भी हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो गाइस, फॉसिल फ्यूल्स को बंद करने से जो पोल्यूशन हो रहा है ना, उनको हम रोक सकते हैं। वो कैसे? कंबशन प्रोसेस की इफिशिएंसी को हम बढ़ा दें और हम टेक्निक को भी इतना ज़्यादा एडवांस कर दें जिससे जो हार्मफुल गैसेस है ना, वो रिड्यूस हो जाए। और क्या, जो एसिड यानी कि जो राख है ना सराउंडिंग में, उसकी वजह से जो फैलती हैं, उनको भी हम बाय द टेक्नोलॉजी रिड्यूस कर दें। Besides being used directly for various purposes in gas stove and vehicles, do you know fossil fuels are the major fuel used for the generating electricity? है ना, अभी तक तो आप ये जान रहे थे कि आप फॉसिल फ्यूल्स को जला रहे हैं, आप कुकिंग एंड ऑल के लिए उसका यूज कर रहे थे। अब देखिए फॉसिल फ्यूल्स का यूज हम और कहाँ करते हैं, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए भी हम फॉसिल फ्यूल्स का यूज करते हैं। लेट अस प्रोड्यूस सम इलेक्ट्रिसिटी आवर ओन स्मॉल प्लांट in the class and see what goes into producing our favorite form of energy। तो गाइस, ये वुड से फॉसिल फ्यूल्स बना था, तो वही यहाँ पे बात बता रखा है कि चलिए आप एक छोटा सा पौधा आप अपने क्लास में लगा दीजिए और इलेक्ट्रिसिटी वहां से प्रोड्यूस कीजिए। तो गाइस, इतना जल्दी तो प्रोड्यूस होगा नहीं, है ना, मिलियंस ऑफ ईयर लगेंगे। और इसके बाद फिर देखिए कि कौन कौन से एनर्जी के फॉर्म वहां से बन रहे हैं। तो गाइस, ये रहा फॉसिल फ्यूल्स के बारे में। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा है। एक्टिविटी 14.3। इस एक्टिविटी को नीचे फिगर देकर समझाया हुआ है, चलिए हम वहीं से समझ। गाइस देखिए, ये जो एक्टिविटी दे रखी थी ना, उसमें क्या है कि एक प्रेशर कुकर लिया हुआ है। ठीक है,
प्रेशर कुकर को वो नीचे से हीट दे रहा है, ठीक है। प्रेशर कुकर में क्या है कि कोई भी कुकिंग मटेरियल हो, ठीक है, तो वहां से उसने क्या हुआ कि एक टरबाइन के फॉर्म में टेनिस बॉल पे कुछ उसने ब्लेड लगा रखा है, ठीक है, जिसको हम बोल रहे हैं रोटर ब्लेड, ठीक है। रोटर ब्लेड लगा रखा है और उसके बाद उसके सामने ही उसने क्या रखा है, डायनोमो लगा रखा है, ठीक है। डायनोमो से जोड़ रखा है उसने एक बल्ब को। ओके, तो देखिए ये प्रोसेस हो कैसे रही है, चलिए हम इसको समझते हैं कि दिस इज आवर टरबाइन फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। हम क्या कर रहे हैं, ये जो एक्टिविटी है ना, इससे हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने जा रहे हैं, ठीक है। टेनिस बॉल जो ये फिटेड विथ मेटल शीट है, वो क्या है, आपका टरबाइन की तरह वर्क कर रही है। द सिंपलेस्ट टरबाइन have one moving part, a rotor blade assembly. The moving fluid acts on the blade to spin them and impart energy to the rotor. जो भी आपका कुकिंग मटेरियल होगा, ठीक है, जब प्रेशर बढ़ेगा तो वहां से आप देखते होंगे कि आपके प्रेशर कुकर सीटी मारता है। ओके, इसका मतलब है कि वहां से आपका जो भी अंदर प्रेशराइज फॉर्म में जो भी गैसेस हैं वो बाहर निकल रही हैं विथ फ्लूइड। ओके, तो वही क्या हुआ कि स्टीम पाइप लगा रखा है, स्टीम निकल रही है। स्टीम तो पता है ना क्या होता है, हॉट गैसेस होती हैं विथ क्या होती हैं, फ्लूइड के साथ होती है, ठीक है, उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स रहते हैं। तो उसने स्टीम पाइप लगा रखा है और ये जो स्टीम है ना इस टरबाइन पे आ रही है, ठीक है। इस टरबाइन को अब ये क्या करेगी, रोटेट करेगी, ठीक है, क्योंकि वो भारी गैसेस है ना। जब ये रोटेट होगा तो अब क्या होगा, देखिए डायनोमो जो होगा उसमें भी वर्किंग स्टार्ट होगी और जब वर्किंग स्टार्ट होगी तो करंट प्रोड्यूस होगा और जैसे ही करंट प्रोड्यूस होगा आपका जो बल्ब होगा वो क्या करेगा, ग्लो कर जाएगा। तो देखते हैं पैराग्राफ में क्या दे रखा है कि thus we see the basically we need to move the fan the rotor blade with speed which would turn the shaft of the dynamo and convert the mechanical energy into electrical energy. डायनमो रोटेट किया यानी कि वहां पे आपका मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुआ और ये मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हैज बिकम नेसेसिटी इन टुडे सिनेरियो, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है आजकल के सिनेरियो में, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। ओके, द वेरियस वेज इन विच दिस कैन बी डन डिपेंड्स अपॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के बहुत सारे तरीके हैं लेकिन वो डिपेंड करते हैं कि हमारे रिसोर्स कितना अवेलेबल है। We will see how various sources of energy can be harnessed to run the turbine and generate electricity in the following section. यानी कि आपने यहाँ पे देखा कि अभी तो स्टीम से आप क्या कर रहे थे कि उस टरबाइन को मूव ऑन करवा रहे थे, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जो कि टरबाइन को मूव करवा करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है।